हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का प्री बोर्ड 3 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 का सॉल्यूशन करवाया था, उन दोनों के वीडियोज़ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके उसे ज़रूर से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ मैंने एक MCQ 200 MCQ सीरीज स्टार्ट की है, उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हमेशा की तरह हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर के। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हमें कहता है कि हमें m+n और r+s की वैल्यू चाहिए और आपके पास LCM दे रखा है यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे LCM जो है वो आपका है p की पावर r और q की पावर s, ठीक है। और इसी तरह से आपको HCF दे रखा है। HCF कितना है हमारे पास? HCF हमारे पास कहता है p की पावर m है और q की पावर n है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में, कंसेप्ट क्रक्स में बताया था कि HCF में हमेशा छोटी वाली पावर देखते हैं और LCM में हमेशा बड़ी वाली पावर देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ छोटी पावर जो p की है वो है 2 और बड़ी पावर आपके पास जो p की है वो कौन सी हमारे पास 3 है। तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। आप पहले HCF निकाल लीजिए फिर LCM निकाल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालना चाहते हैं। तो देख लीजिए Q की छोटी पावर है 3 तो ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, M की वैल्यू कंपेयर करके आपको 2 मिल चुकी है तो आपको चाहिए M+n मतलब 2+3 हो जाएगा और r+s मतलब 3+4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ से हो गया 7, आंसर हो जाएगा 35। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बताया गया है कि 4, p और 1, 0 दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस p - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। स्क्वायरिंग को सेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया 25 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट मैंने हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया तो p स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 25 - 9 16, तो p की वैल्यू हो जाएगी +-4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप पहले दो MCQ आपका क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देख लीजिए थर्ड में हमारे पास क्या कहता है। थर्ड में कहता है कि एक नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है, आपको लेट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए मैं यूनिट प्लेस को x रख लेता हूँ और टेंस प्लेस को y रख लेता हूँ, तो नंबर मेरा बन गया है yx, ठीक है। अब कहता है जब इस नंबर को 36 इसमें ऐड करते हैं तो ये नंबर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब इसके डिजिट्स x वाला y की जगह लाता है, y वाला x की जगह लाता है। तो आप सिंपली मैंने बोला था आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 48 में 36 ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 84 जो कि इसका अपोजिट है, मतलब इंटरचेंज है, ठीक है। अब आपको पूछा कौन सा है, हमें नंबर पूछा गया, तो नंबर तो हमारा भाई ये वाला था yx था, तो आंसर 48 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, हमने शॉर्ट में कैसा किया। नेक्स्ट एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। उसने एक सर्कल को क्या किया है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले भी करवाया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, दे रखी है BC की वैल्यू 7, CD की वैल्यू 4 दे रखी है, AD की 3 दे रखी है और आपको ये पूछा है। मैंने बोला था AB + CD का जो वैल्यू होता है वो याद रखना आपको किसके बराबर होता है, AD + BC के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का 10 आ गया तो 10 में से इसका 4 निकाल दो तो पीछे AB की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि दोनों अपोजिट। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है, मैंने पहले भी करा चुका है, एक बार फिर से मैं कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमें देता है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है x के बराबर और हमें फाइंड करनी है sec थीटा माइनस tan थीटा से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा से और इसको डिवाइड भी कर देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा से, ठीक है। तो बेसिकली हमने रैशनलाइजिंग का उल्टा ही किया। तो देख लीजिए ऊपर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन चुका है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो चुका है और नीचे आता है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। ये जानते हैं आप आइडेंटिटी 1 होती है तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू x है, रेसिप्रोकल कर लोगे तो मिल जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है हमारे पास 2 1/2 इसका फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल है x²
प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे और ऐसा करने पे ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा चीज़ है, करते हैं इसको सॉल्व। तो देख लीजिए जाएगा 1/4 माइनस 5/4 और इसको भेज देते हैं वहाँ पे -k/2, तो ये हो चुका है -4/4 कट के हो जाएगा ये -1 इक्वल्स टू -k/2, माइनस माइनस कट गया तो 2 इक्वल्स टू k हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले भी कराया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही है। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, मैं सिंपली आपको 2 सर्कल की बात बताता हूँ, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो कॉर्ड बन रही है दैट इज इक्वल टू रेडियस, तो इसका मतलब ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कितनी सेगमेंट बन रही है, 2 सेगमेंट बन रही है, एक सेगमेंट यहाँ पे, एक सेगमेंट यहाँ पे। ठीक है, असल में हमारे पास कितने इंटरसेक्टिंग कॉमन एरिया है, 4 है, तो हर एक में 2 सेगमेंट बन रही है, तो टोटल बन जाएगी 8 सेगमेंट। तो 8 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 सेगमेंट हो जाएगा। एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना पड़ता है, तो सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 60 वाले ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मुला बताया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि वो बन चुका है इक्वलेटरल। तो r की वैल्यू आपको 1 दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है, और थीटा 60 है तो 60/360 हो जाएगा, माइनस √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 6 × 36 हो गया, तो आ चुका है 8 π/6 माइनस √3/4। तो देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने पहले भी करवा रखा है ये क्वेश्चन आपके SQP के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में, जब उसका हमने MCQ पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहता है एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो एटलीस्ट 1 का मतलब बताया था कम से कम होता है जब भी 2 कॉइन फेंकते हैं, तो आपके पास बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहाँ से आप देखते हैं एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2, 1 या 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 3 केस हो गए, 3/4 हो जाएगा टोटल आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 की तरफ। तो देख लीजिए 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, हमें वैल्यू चाहिए सेक्स स्क्वायर थीटा और ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, जानते हैं आप cos स्क्वायर थीटा होता है, और सेक्स स्क्वायर को भी आप cos स्क्वायर थीटा ले सकते हो। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो चुके हैं, आपके पास k की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे देखने को 1 आ जाती है। इस ऑप्शन को अगर नहीं दे रखा आप 0 बना दीजिए इस ऑप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या कहता है, हमारे पास 2 नंबर्स है और दोनों का सम है 1215 और HCF दे रखा है 81, तो हमें बताना है कितने पॉसिबल पेयर्स है। ये मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन, क्योंकि नंबर का कॉमन फैक्टर 81 है, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग रखेंगे 81x, सेकंड को रखूंगा 81y। कहता है दोनों को प्लस करने पे आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 1215 आना चाहिए, तो 81 जैसे ही कॉमन निकाल देते हैं तो 81 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये 9 की डबल से काटता हूँ, 9 9 81, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 9 5 45। ठीक है, और फिर से काटेंगे तो आप 15 मिल जाएगा। तो आपको 15 का पेयर बनाना है, तो दोनों नंबर्स को प्लस करके 15 आना चाहिए। तो मैंने बताया था पहले भी, 1 और 14, 2 और 13, नेक्स्ट आपके बन सकता है 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8, बस बाकी इससे रिपीट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रही रखना है, क्योंकि HCF आपका 81 है, तो आपको ऐसे 2 पेयर्स लेने हैं जिसमें और भी कुछ कॉमन नया निकले। तो ऑप्शन ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ 3 कॉमन निकलता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे फिर नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में आपके पास 4 बनते हैं। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि HCF ऑलरेडी 81 हो चुका है, तो और कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए बचे हुए पेयर में से। तो बचे हुए पेयर में से आप देख लीजिए किस में से 1 के अलावा कुछ और कॉमन निकलता है, वो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपके 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या कहता है, हमारे पास कोन है, उसका रेडियस और उसकी हाइट हमने इंक्रीज कर दी। तो मान लीजिए पहले 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज 50% कर दी तो 150 हो जाएगा, हाइट भी 150 हो जाएगी। तो पुराना वॉल्यूम डिवाइड बाय न्यू वॉल्यूम आना चाहिए। पुराना वॉल्यूम होगा पाई इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाय, सॉरी कोन है तो 1/3 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पाई इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 150, सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 और नीचे आ चुका है आपके पास, सॉरी ये 2 ही जीरो आएंगे यहाँ पे, और नीचे आ चुका है 150 इंटू 150 इंटू 150। आप इसको कैंसिल करके देख लीजिए, ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट आप इसको 5 के डबल से काटोगे, आपको ईजिली मिल जाएगा इस क्वेश्चन में
से आप इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 20 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। तो देख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 27 आता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ए पार्ट। तो 8/27 होता है। 100 लेने से ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि 100 का 50% सीधा आपको 50 ही मिलेगा, इसलिए मैंने 100 लेके किया है। आप अगर x लेके करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी ये इंक्रीज या डिक्रीज के क्वेश्चन आए तो आप 100 लेके करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी निपट जाए। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके रूट जीरो है, रूट जीरो की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। याद रखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो बी स्क्वायर पॉजिटिव कब रहेगा, जब ए और सी के सेम साइन होंगे, मतलब माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड जो है वो आपके बराबर आ रही है 2 पाई आर के। तो यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, साइड निकलेगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से रहेगा पाई आर बाई 2। नेक्स्ट आपको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइड है पाई आर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर पाई कैंसिल सब कुछ। ठीक है, तो आपके पास बच गया पाई बाई 4, वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आएगा 22/7 इंटू 4, 2 के टेबल से काट देंगे 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 11:14 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो 13 आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पेरीमीटर दोनों के सेम थे तभी मैंने 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 2 पाई आर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है हमारे पास सिमिलर है। तो जब भी मैंने बताया दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है CPST के जरिए। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर चाहिए ए बी सी, तो नीचे आना चाहिए पेरीमीटर किसका, डी ई एफ का। ठीक है, अब ए बी सी की जो साइड होगी वो कौन सी दे रखी है, देख लीजिए यहाँ पे ए बी दे रखी है, तो इसकी साइड भी कौन सी होनी चाहिए, ए बी के कंपैरिजन में डी ई आएगी। ठीक है, तो ए बी और डी ई में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमारा फॉलो होगा। ठीक है, किसमें, पेरीमीटर में भी। ठीक है, तो ए बी सी का पेरीमीटर आपको नहीं पता, डी ई एफ का पेरीमीटर निकाल सकते हो आप इजीली, क्योंकि तीनों साइड्स में पता है, 9 6 15 15 12 27 हो चुका है, तो 6/9 हो गया, 9 3 27, 3 को शिफ्ट करोगे आपको 18 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने किया। याद रखिए कंसेप्ट में मैंने आपको लिखा रखा है कि पेरीमीटर की रेशो सिमिलर ट्राइंगल्स की वही होती है जो उनकी साइड्स की रेशो होती है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को एज ए मिड पॉइंट किया हुआ है, तो देख लीजिए मिड पॉइंट करोगे तो आपको ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सेंटर मानते हैं बीच में तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई इक्वल डिस्टेंस वाला लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो आप दोनों जरिए कर सकते हैं, अगर किसी ने ये वाला फिगर बनाया है तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, और किसी ने अगर ये फिगर बनाया है अकॉर्डिंग टू माई आंसर की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो मैंने जो सोच कर डाला था। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे बनाया तो भी हम उसको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में कहता है तो आपको ए पॉइंट दे रखा है 4 3, और ये आपको दे रखा है बी दे रखा है x5, और सेंटर आपको दे रखा है कितना 2 3। ठीक है, तो इससे आपका x की जगह क्या रखूँ, x की जगह रखना पड़ेगा आपको, क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको अगर लगाते हैं तो आपको क्या आएगा, AO इक्वल टू OB आ जाएगा। ठीक है, तो OA इक्वल्स टू OB आएगा। OA की वैल्यू मतलब 2 और 3 का डिस्टेंस जो A से है। ठीक है, A से निकाल लीजिए, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा, तो √4 इज टू यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास रूट OB, मतलब B आपके पास है कितना, x,5 है। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 4 कट गया यहाँ से, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस को मैं यहाँ पे करेक्ट मानूंगा, बट याद रखिएगा कभी पेपर में आए तो हमें 2 को ही फॉलो करना है,
जीरो को नहीं फॉलो करना है। बट फिर भी मैं क्वेश्चन कुछ और समझ के डाला था तो गलती से ब्लंडर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को आंसर दूंगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे सी ही राइट। हाँ, तो मैं जैसा कि कह रहा था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है, थोड़ा सा वर्डिंग्स की होगी ये गलती। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग टू को राइट आंसर मानेंगे अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट में कहूँ, क्योंकि हमें सेकंड वाले को भी अंदाजा लगा के देखना है। तो सेकंड देख लीजिए, दोनों को प्लस करके नहीं बन रहा है, ठीक है। 3 और 3 6 होते हैं, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट दूसरा है, दूसरा आएगा, तो इसलिए हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन सी मानेंगे। बट मैंने आंसर की में दोनों को ही करेक्ट माना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरी इंटेंशन था कि मैंने सेंटर की तरह डालना था इसको, ठीक है। तो इसलिए ग्रांट कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर पार्ट नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट भाई सिंपल सा है, अगर हम किसी भी टर्म को हम लोग एक फिक्स नंबर से बढ़ा देते हैं हर टर्म को, तो उसका मीडियन भी इंक्रीज हो जाता है उसी नंबर से, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हमारे पास। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन क्या था, तो मैथमेटिक्स की जो वॉवल की है आप करके देख लीजिए, 4/11 मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा रखा है, तो आप कर लेना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4x + 2 = 11, ठीक है। तो यहाँ से 4x = 9 हो जाएगा, 11 - 2 करके, तो 9/4 इज द राइट आंसर। x की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आना चाहिए डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देख लीजिए 18 में मेरे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ चाहिए हमें, टेंजेंट की लेंथ चाहिए और सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है। ये 90 होता है, ये 41 है, आपको रेडियस चाहिए, सॉरी रेडियस आपको दे रखा है 9 है, आपको ये निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए x² + 9² = 41², ठीक है। तो 41 होता है 1681, - 81 करोगे तो मिल जाएगा 1600, ठीक है। x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू देगी 40, ठीक है। हमें प्लस की ही चाहिए होती है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 40, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन है हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले में कहता है फॉर एन एक्यूट एंगल, भाई साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे साइन की बात नहीं की है। भाई अगर आपको साइन नहीं पता, साइन p/h है, तब तक आप रिलेशन ही नहीं बता सकते कि साइन कब 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें रिलेशन नहीं, खाली हाइपोटेनस से हमें नहीं पता लगता। अगर लिखा होता कि साइन की रेशो जो होती है वो p/h होती है, तभी ऐसा होता है, तब ये राइट बात होती है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन करेंगे आप, तो देख लीजिए यहाँ पे रीजन पहले ही गलत है, क्योंकि HCF × LCM = A × B होता है, ना कि HCF × A × B, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेक्शन बी की तरफ, उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, एपी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। एपी हमारे पास है 8 10 12 60 टर्म्स तक है, और इसकी लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। अब याद होगा आपको, कोई भी टर्म अगर हम फ्रॉम द लास्ट चाहिए होती थी तो हम लोग क्या करते थे, रिवर्स एपी का यूज करते थे। तो रिवर्स एपी भी लिख सकते हैं आप लोग सिंपली। तो उसके लिए पहले A60 निकालिए, A60 का फॉर्मूला A + 59D आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 8 आएगी, 59 × D, D2 आएगा, करके देख लीजिए 118 हो जाएगा, 118 × 8 प्लस करोगे तो 126 मिल जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स एपी आपके पास क्या बन जाएगी, रिवर्स एपी आपके पास आ जाएगी लास्ट 126 है। ये एपी इंक्रीज कर रही है तो वो क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। इस तरह से आएगा आपके पास। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए S10, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो n की जगह वैल्यू आपको पता है 10 टर्म्स की चाहिए, तो ये आ जाएगा। a आपका चेंज हो चुका है, 126 बन चुका है, 10 - 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, और d की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये कट के 5 आ गया, पुट कर लीजिए सारी की सारी वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा आपका 252 सॉरी, ठीक है। और 9 2 18 होता है, माइनस कर लीजिए, ठीक है। माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 8 और 4 12, 4 में से 1 गया, 234 आएगा, 5 4 20, 5 3 15 16 17, 1170 आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर से बता देता हूं एक बार मैंने कैसे क्वेश्चन को किया, इसको ध्यान से सुन लीजिए। फ्रॉम द लास्ट बोला है ना, आपको लास्ट की 10 टर्म्स चाहिए, तो लास्ट की 10 टर्म्स कहां से स्टार्ट होगी, A51 से लेके A60 तक। तो मैंने सिंपली 60 नंबर की टर्म फाइंड आउट की, एपी को रिवर्स कर दिया। जब भी फ्रॉम द लास्ट पूछा हो तो आप रिवर्स एपी से काम चला सकते हैं। अब कुछ लोगों के पास एक और फॉर्मूला भी हमारे पास, लास्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स के लिए उसके लिए यूज करेंगे वो S60 - S50, इससे भी निकाल के देख सकते हैं आप।
S60 का फॉर्मूला लगाएंगे इस वाली एपी के लिए, S50 का लगाएंगे, वहां से निकाल लेंगे। और क्या तरीका हो सकता है आपके पास, ठीक है, एक ये तरीका, एक ये तरीका, और क्या तरीका हमें देखने को मिल सकता है वो देख लीजिए ध्यान से। मैं सिंपली A51 निकालूंगा, A52 निकालूंगा और उसका सम कर दूंगा A60 तक। तो मैंने ऑलरेडी A60 की वैल्यू आपको बता दी है कितनी, 126 है। मैं A51 निकालता हूं A+50D फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 + 50 × 2 हो जाएगा, तो ये 108 आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं S10 का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन याद रखना मुझे 51 से चाहिए तो मैं ये वाली टर्म यूज करूंगा A की तरह। तो हमारे पास 108, सॉरी n/2 आएगा सबसे पहले। तो n/2 क्या है, 10/2 ब्रैकेट में 2 × A प्लस n माइनस मतलब 9 आ जाएगा। और D की वैल्यू आपको पता है कितनी है हमारे पास, या आप सिंपली से मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, A + AN, मेरे को लास्ट टर्म पता है। तो 108 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो हमने निकाली थी 126 थी, ठीक है। तो आप यहां से इसको कैट कर सकते हैं, 5 आएगा, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आएगा, यह आ जाएगा 8 6 14 2 3 234 आ जाएगा। फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 1170 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। A51 फाइंड आउट किया, A60 मेरा था लास्ट टर्म 126। अगर आपको A60 नहीं फाइंड आउट करना है तो आपको सम का फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। नहीं तो आप लगा सकते हैं, मैंने लगाया n/2 ब्रैकेट में A + AN, वो वाला फॉर्मूला लगा रखा है। तो इससे आप AP का ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। याद रखिए फ्रॉम द लास्ट पूछा हो तो रिवर्स AP से आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके पास याद है आपका बुक में क्वेश्चन आपके पास फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको उसमें क्या करते थे, AP को रिवर्स कर देते थे। वैसे ही AP को हमने यहाँ पे भी रिवर्स कर दिया। और क्या चीज याद रखनी है आपको, आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जब भी आप AP को रिवर्स कर रहे हैं तो D का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे D का साइन पहले हमारा +2 था, तो हमने जैसे AP को रिवर्स किया तो D आपकी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट की तरफ। तो चलिए इसका 21 का जो और पार्ट है उसमें AP दे रखी है आपको 6 13 और 20 और 230। यहां से आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो A की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 7 है और AN दे रखा है 230। तो AN की मदद से हम लोग N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। AN की वैल्यू 230 है, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 + n - 1 और D आपके पास 7 है, ठीक है। ये करेंगे माइनस प्लस, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 से कर लिए 7 3 2 तो n की वैल्यू हो चुकी है 33। तो टोटल टर्म्स आपके पास 33 है। अगर टोटल टर्म्स 33 है, ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म आपके पास आएगी एक ही आएगी। तो मिडिल टर्म होगी आपके पास n + 1/2, मतलब कि 33 + 1/2 दैट इज 17th टर्म आ जाएगी। तो मतलब कि आपको A17 फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म नहीं पूछा है, मिडिल टर्म की वैल्यू पूछी है। तो A17 के लिए आपको A17 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A + 16D। A की जगह आएगा 6 और D की जगह आपके पास आएगा 7, ठीक है। ये करेंगे आप, मिल जाएगा ये हमारे पास 118 देखने को मिल जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। और ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 21 क्वेश्चन। याद रखिए अगर ये इवन होता तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स आएंगी, दोनों मिडिल टर्म्स आप लिखेंगे, आपको हटाना नहीं है। मान लीजिए अगर 34 होता, ठीक है, तो 34 होता तो आपको पता है 34 का आप 17 आएगा, तो 17 और 18th टर्म, दो टर्म्स हमारे पास मिडिल टर्म आएगी, दोनों को अलग अलग दिखाना है आपको, बस दो मिडिल टर्म्स होंगे इस केस में। अगर ये इवन होता, यहाँ पे ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म एक ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो 22 क्वेश्चन में आपको पूछा गया ए और बी की वैल्यू, अगर आपको दरखा साइन A + B = 1 और cos A - B = आपके पास रखा है, ये भी 1 दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको एंगल टेबल आना चाहिए। तो साइन कितने में 1 होता है आपको पता होना चाहिए, साइन जो होता है वो 90 में 1 होता है। तो यहां से आपको मिल गया A + B = 90, ठीक है। और यहां से भी याद रखिए आप, cos कितने पे 1 होता है, 0 पे होता है, तो यहां से आगे A - B = 0। सीधा सीधा इसको आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से बन जाएगा 2A = 90, तो A की वैल्यू आ गई 45। अगर A 45 है तो B की वैल्यू 45 आएगी। थोड़ा ध्यान रखिए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिस मेथड से आप चाहे उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आसान सा था, आपको क्लियर होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 को मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। और इसमें बुक का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये आ गया A, आ गया B, ये आ गया O, ये आ गया D, ये आ गया C, ये आपको 70 दे रखा है, ठीक है। ये 125 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल DOC फाइंड आउट करना, एंगल DCO फाइंड आउट करना और एंगल OAB करना है। गिवन है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA।
तो याद रखिए जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बाई सीपीएसटी क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाई सीपीएसटी आपका क्या हो जाएगा, सीपीएसटी हो जाएगा। ठीक है, एंगल जो डीओसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डीओसी, तो आपका हो जाएगा ये बीओए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाला देख लीजिए ध्यान से, ओ वाला ओ के इक्वल ही होगा, डी वाला जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, तो मतलब कि एंगल सीडीओ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज फाइंड आउट करके दिखाता हूं, लीनियर पेयर से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 55 डिग्री, ये 55 तो ये भी 55। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको 55 मिल जाएगा। अब ये जो एंगल होगा सी वाला एंगल जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर है, तो ये 55 हो जाएगा। तो आई होप ये आसान सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने कैसे निकाला, सीपीएसटी से हमें पता लग गया एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप चाहे तो नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का यूज करके मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करेंगे नंबरिंग का यूज, उससे इजी हो जाएगा। नंबरिंग से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं नंबरिंग भी कैसे करनी है। ध्यान से देख लीजिए, नंबरिंग के लिए उसके लिए मैं नंबर दूंगा इनको सबको। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये मैं डाल देता हूं एंगल 1। ठीक है, डी है, डी के कंपैरिजन में बी आएगा, ये एंगल 2 आ जाएगा। ठीक है, एंगल 3 यहां आ गया, ये एंगल 4 आ गया, ये एंगल 5 आ गया, एंगल 6 आ गया। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 आप लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे आपको एंगल 5 मिल चुका है, ठीक है, एंगल 5 आपको मिल चुका है, जो एंगल 5 की वैल्यू आएगी 55, वही एंगल आपका एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आपको पहले से दे रखा था, कितना था 1 आपका 70 था। ठीक है, तो अगर 170 है तो आपका 2 भी क्या मिल जाएगा, 70 बन जाएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 2 हमें नहीं पूछा, हमें एंगल 3 पूछा हुआ है। क्यों, देख लीजिए ध्यान से, ओ ए बी बन रहा है आपका एंगल 3, मैं मेंशन कर देता हूं आपको। डीसीओ ये आपका एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, और चाहिए डीओसी आपका एंगल 5 बन रहा है। तो ये सारे एंगल्स आपके बराबर आएंगे, 55 डिग्री आएंगे। आई होप आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो चुका होगा। सीपीएसटी के जरिए हमने इसको किया है, और सीपीएसटी से आपको क्या पता लगता है, ऑर्डरिंग पता लगता है कि किस तरह से आप लोग ऑर्डरिंग में एंगल्स इक्वल ले सकते हैं या साइड्स प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता है। सबसे पहले मैं देख लीजिए यहां पे क्या करता है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ विद एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास दो टेंजेंट्स बना रखे हैं पी पॉइंट से, पी ए है और पी बी है। ये ए लगा लिया, ये बी लगा लिया, ये आपके पास सेंटर आ चुका है। ठीक है, ओ आ चुका है। आपको क्या प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना है एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल जो है वो डबल होगा, किसके डबल होगा, ओ ए बी के, ओ ए बी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, फिगर ही गलत बनाते हो आप लोग, तो फिगर सबसे पहले ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ध्यान से देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है एंगल ए पी बी इज डबल ऑफ एंगल ओ ए बी। तो इसके लिए अगेन मैं नंबरिंग का सहारा लूंगा, तो ये लेता हूं मैं 1, ये लेता हूं 2, ये लेता हूं 3, ये लेता हूं 4। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 3, ये मेरे को प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए देख लीजिए ध्यान से क्या करता हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहां पे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे नेक्स्ट देख लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी आएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये कौन से ट्राइंगल में लग रहा है, ट्राइंगल का नाम लिख दो, AOB। ठीक है, अब मुझे रिक्वायरमेंट किसके, मेरे को 3 की रिक्वायरमेंट, और 3 और 4 आपस में बराबर है, तो क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। इसको डाल दूंगा नंबर 2, रीजन मेंशन कर दूंगा, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, और क्यों हमारे पास एंगल 3 एंगल 4 के बराबर क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं दोनों 180 के बराबर है। 1 एंड 2 से रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। तो यहां से देख लीजिए 2 2 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ चुका है, मतलब एंगल APB जो है वो डबल हो चुका है एंगल OAB के। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरह से इसको किया। फिर से बता रहा हूं, एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, 1 और 2 आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखिए। 2 3 4 लग रही है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें जरूरत है 3 की, तो मैंने 4 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि OAOB के हमारे पास रेडियस है, रेडियस होने की वजह से ये बन चुका है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए मैंने जो 4 था उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो एंगल 3 2 एंगल 3 बन गया। अब ये वाली इक्वेशन भी 180 है, भी 180 है, दोनों कंपेयर करके दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से 2 2 कट गया और आपके पास जो चाहिए था वो मिल चुका है।
तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 24 का और वाला पार्ट। इसमें कहता है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, मतलब कि आपको प्रूव करना है जो सेंटर वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल जो है, इसको क्या प्रूव करना है आपको, इसको प्रूव करना है सप्लीमेंट्री। तो एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 आपको ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाला एंगल 90 होता है। ठीक है, आपको लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, नाम लिख दीजिए, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये 2 प्रूव है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 डालता हूं, इसको 2 डालता हूं, इसको 3 डालता हूं, इसको 4 डालता हूं, सिंपल कर देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 + 2, ये दोनों 90 हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों 90 है, एंगल 3 = 90, एंगल 4 = 90। क्या आएगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, तो 90 काट दो, क्या होगा, सिंपली एंगल 1 + एंगल 2 = कितना बन चुका है, 180 बन चुका है। तो एंगल 1 आपके था एपीबी और ये था आपका एओबी = 180, मतलब सप्लीमेंट्री प्रूव हो चुका है। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप ये आसान सा क्वेश्चन आपको और वाला पार्ट क्लियर होगा 24 का। ये मैंने और वाला पार्ट किया है। ठीक है, चलिए फिर 24 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। ठीक है, दोनों चॉइसेस कर दिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो मैंने टैग वर्ड से आपको बता रखा है लार्जेस्ट नंबर मतलब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर लीव कर रहे हैं। तो देख लीजिए भाई, इनको फैक्टर बनाने के लिए, इनको कंप्लीटली आपको डिविजल बनाने के लिए इनको सबसे पहले इनमें से रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर माइनस करने से आपको पता है 600 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 957। अब आपको लेना है इन दोनों का एचसीएफ। तो 609 को आप करोगे तो मिलेगा 3 2 0 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको करोगे तो ये हमारा 7 से जा सकता है। देख लीजिए 7 2 सॉरी 7 से नहीं जाएगा, 9 से 7 2 14 नहीं जाता ये, सॉरी मैंने डिवाइड गलत किया, ये 2 0 3 हो गया। 7 से जाएगा, 7 2 14, 7 9 63। ठीक है, नेक्स्ट 29 से जाएगा ये। नेक्स्ट इसी तरह से 957 का करेंगे। सबसे पहले ये 3 से जाता है, 3 3 9 और ये 19 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जाता है हमारे पास, हाँ 11 से जाएगा, 11 2 22 और 11 9 99। नेक्स्ट जा सकता है ये 29 से। क्लियरली देख सकते हैं दोनों में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या क्या आ रहे हैं, 3 और 29 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3 × 29, दैट मीन्स 87 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर इज 87। रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर आपके पास 87 बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। टैग वर्ड्स का ध्यान रखिए, लार्जेस्ट बोला है, कंसेप्ट क्रक्स में भी बताया मैंने आपको। लार्जेस्ट वर्ड जब भी आपको दिखे, लार्जेस्ट दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे, या फिर आपको क्या दिखे, एग्जैक्ट नंबर, इक्वल नंबर्स, ऐसे कुछ टैग वर्ड्स दिखे तो उन सब में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ता है। एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले याद रखिए इन दोनों में रिमाइंडर 6 आ रहा था। 6 रिमाइंडर को जब आप माइनस करेंगे नंबर में से तो ही वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो आपके पास 609 और 957 आ रहा है नंबर। उन दोनों की फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हैं 2 कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, एक नहीं दिख रहा है। जनरली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और एक ही कॉमन फैक्टर लिखते हैं, जैसे 3। ठीक है, आप पूरा फैक्टराइजेशन करिए इसका। ठीक है, और कंटिन्यूसली करिए। आपको पता है प्राइम नंबर ही हमें यहाँ पे लेने होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, देन 11 13 19 17 19 और 23 और 29 से आप देख सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया, तो ये हमारा आंसर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन बी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन सी की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका बुक का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका है तो इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको और वाला पार्ट करवा देता हूं आपको। देखिए और वाला पार्ट में हमारे पास क्या कहता है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी और उसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास। तो सर्कल मैं बना देता हूं उसके अंदर। ठीक है, ये आ चुका है ए, ये आ चुका है बी, ये आ चुका है सी, और यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है डी, एक है ई और एक है एफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास देखने को यहां पे मिल जाते हैं, डी ई एफ। अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे कहता है कि जो आपकी जो ए बी की वैल्यू है पूरी 12 है। तो ए बी आपका पूरा 12 है। ठीक है, नेक्स्ट बीसी आपका 8 है, ये पूरा का पूरा 8 है सेंटीमीटर, और एसी जो है वो 10 है।
ठीक है, मैं और वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एडी, बीई और सीएफ फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है, हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ लेट करेंगे। लेट मैं आपको करके दिखा देता हूं, यहाँ पे क्या लेट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। तो देख लीजिए, मैं किसी एक को लेट कर लेता हूं, यहाँ पे मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूं। तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेट बीई इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखूंगा सिंस पॉइंट ए बी एंड सी आर एक्सटर्नल, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, डी बी इक्वल टू बीई हो जाएगा, और ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देख लीजिए, ये x हो चुका है तो पीछे कितना रहेगा भाई, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 8 माइनस एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे आ जाइए, ये x तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये 12 है टोटल, तो ये कितना रहेगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 12 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, नाउ हमारे पास AC का वैल्यू कितना है, 12 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, ये हमें ऑलरेडी पता है 10 है। तो देख लीजिए, हमारे पास हो चुका है 12 8 20 हो चुका है, 20 माइनस 2x। ठीक है, 20 को वहां शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा वहां जाके माइनस, तो माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2x, यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है, x मैंने क्या लेट किया था, बीई लेट किया था, तो देयरफॉर बीई आपका आ चुका है 5 सेंटीमीटर। और क्या क्या चाहिए आपको, एडी चाहिए था। तो देख लीजिए, एडी आपका कितना 12 माइनस एक्स, तो एडी हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और सी एफ की बात कर लेता हूं, सी एफ है 8 माइनस एक्स, मतलब 8 माइनस 5 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमारे पास वैल्यू आई है सारी की सारी। ठीक है, ध्यान से रखिए, इसका क्रिस्प रखना है आपको, शॉर्ट में रखना है, इससे ज्यादा लेंथी बनाओगे तो भी करेक्ट है, बट इतना भी कर दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने फिगर में जो है वो सारा चीज बता रखा है कि हमने इसको एक्सलेट किया तो ये कैसे बन गया, ये क्यों इक्वल हुए वो भी मैंने बता दिया हमने। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने PYQ सर्कल की प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, आप वहां पे देखने को क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। इवन ये बुक का क्वेश्चन है तो आप इसका भी सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं, काफी सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 27 जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, फटाफट से मैं कर देता हूं। यहां पे देख लीजिए, मैंने आपको सिंपल सा चीज बताया, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इक्वेशन x माइनस वाई, और ये -2 को शिफ्ट करूंगा +2 बन जाएगा वहां जाके। ठीक है, नेक्स्ट अगेन x को 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू -2 आती है। ध्यान से रखिए, एक गलती कर देते हो आप लोग, x को 0 पुट किया तो माइनस वाई इक्वल टू 2 आया, माइनस को शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू -2 बन जाएगी। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2। और जैसे ही आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दो ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे, बट आपको शेड उसी को करना है जो कि एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, जिसको मैंने शेड करके दिखाया है। नेक्स्ट आपको इसको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रही है, जो बेस है वो 1 से लेकर 3 तक जा रही है, तो बेस आपकी बन जाएगी 2, और हाइट भी आपको दिख रही होगी 2 यूनिट्स। तो आप सिंपली अपना एरिया निकाल लीजिए 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको ध्यान से। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28। दो पार्ट है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको √3 दे रखी है, आपको प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी मैं भाई लेता हूं LHS, हमेशा इधर बड़ी वाली साइड। tan थीटा को आप तोड़ सकते हैं साइन बाय कॉस में, ठीक है, और कॉट को आप तोड़ सकते हैं किसमें, कॉस बाय साइन में। ऐसा करने से एलसीएम लेने से आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू आप कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये गिवन आपके पास, याद रखिए। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज आइडेंटिटी लगी, 1 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आती है 2, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो चुका है, तो आंसर आ चुका है 1। तो याद रखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो फ्रॉम 1 यहां यूज करेंगे तो 1/1 = 1, तो ये कैसे हुआ, यूजिंग 1, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। फिर से बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी बार आते हैं। यहाँ tan और आपके पास दे रखा है कॉट दे रखा है, सॉरी, ठीक है, मैंने कॉस लिख दिया गलती से, नीचे कॉट लिखा हुआ है, ऊपर कॉट है, ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का।
ठीक है। इसका और वाला पार्ट जो है वो बुक का ही हमारे पास क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। आई होप ये वाला क्लियर हो चुका होगा आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया भाई, आपको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि मिलेगा यहीं से आपको, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए फिर इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई अगर इसका और वाला पार्ट देखते हैं, 28 का और वाला पार्ट करवाता हूं, तो देख लीजिए, यहां प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो याद रखिए आपको कोसेक ए कॉट ए चाहिए, तो देख लीजिए यहां कॉट आया, कॉट बनाने के लिए कॉस बाय साइन चाहिए, तो इसलिए आप एलएचएस को डिवाइडिंग करेंगे, एलएचएस को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ध्यान रखिए कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तभी बनता है, तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, बुक का ही क्वेश्चन है, आई थिंक पार्ट नंबर 5 है ये आपके प्रूफ दैट क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसी से मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूं आपको। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास, यहां से कट गया, आप 1 लिखना भूल जाते हैं, ध्यान रखिए 1 लिखना है, ठीक है। कॉस बाय साइन हो गया है कॉट ए माइनस 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, बन जाएगा कोसेक ए, यहां पे आ जाइए, फिर से नीचे आ चुका है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। आपको जो चाहिए वो मिल चुका है, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये बनेगा आपके पास, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं एक बार, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये माइनस का 1 अलग कर दिया, नीचे नीचे हमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रहने देना एज इट इज। नेक्स्ट देख लीजिए, इस 1 को पूरे के साथ उड़ाना है, तो 1 को हम कन्वर्ट करेंगे उस वाले फॉर्मूला में जिसमें कोसेक और कॉट आता है, तो आप 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो ए आ जाएगा हमारे पास, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसा करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर, ठीक है। तो यह हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट है आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, और दूसरा आएगा ए माइनस बी, और नीचे एज इट इज सेम आएगा। यहां से ये और ये क्या है हमारे पास कॉमन है, निकाल दीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, जैसे ही आप कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पे बचेगा, पीछे बच गया 1, नेक्स्ट ये माइनस आएगा, यहां से ये निकाल दिया, पीछे रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में, और नीचे का एज इट इज सेम आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां से देख लीजिए कॉट प्लस का बन रहा है, पूरा कट जाएगा इसके साथ, मैच करिए, प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आपको मिल चुका है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आरएचएस हो गया है, और हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जब भी एक साइन की एक कॉस की टर्म होती है आपको डिवाइड करना पड़ता है, अगर यहाँ पे कॉट की जगह टैन होता तो मैं टैन बनाने के लिए साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाना है कॉट, और कॉट का फॉर्मूला था कॉस बाय साइन, इसलिए साइन से डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए पार्ट नंबर 5 है ये बुक के क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 28 क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 एरिया रिलेटेड सर्कल से है, रेडियस आपका 21 है और थीटा आपका 60 है, आपको फाइंड करनी है आर्क लेंथ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, इसकी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बनाया ओ, ये बनाया ए, ये बनाया ए बी, ये 60 हो गया, ठीक है। आपको आर्क लेंथ चाहिए, तो आर्क लेंथ ए बी, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला ही याद नहीं रखते आप, 2 पाई आर थीटा बाय 360 होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60/360 हो जाएगा, 7 3 21 हो गया, 6 6 36 हो गया, 2 3 6 हो गया, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। कुछ लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया था, याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, आर्क लेंथ जो होती है वो हमारे पास 1 डायमेंशन होती है, इसलिए 22 सेंटीमीटर रहेगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है सेक्टर चाहिए भाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, फॉर्मूला याद रखिए, एरिया है तो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360, 6 6 36 हो चुका है, 7 3 21, 3 2 6, 2 से कट गया, ये आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई करके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। तो क्या आता है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल आता है हमारे पास, ट्राइंगल AOB, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका 60 वाला है, तो 60 वाले का फॉर्मूला मैंने आपको बताया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। और साइड आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए साइड कितनी है हमारे पास, साइड है 21, तो 21 स्क्वायर हो जाएगा,
तो 231 माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू 441 हो जाएगा। इसको आपने इतना ही छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि किसको सेगमेंट कहते हैं, किसको सेक्टर कहते हैं और किसको आर्क लेंथ कहते हैं। इसका लेक्चर आपने मिस कर रखा है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाके एरिया रिलेटेड सर्कल्स के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसका कंसेप्ट जो है वो डीपली आप वहां से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 हमारा खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या कहता है, इन अ वर्कशॉप नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश। तो देख लीजिए इंग्लिश के टीचर जो है हमारे पास वो है 36, हिंदी के जो है 60 हैं और मैथ्स के हमारे पास कितने हैं 80, सॉरी साइंस के हमारे पास कितने 84 हैं। ठीक है, अब इन सबको हमने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैव द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। ध्यान से मिनिमम से कंफ्यूज मत होना, सेम नंबर चाहिए। सेम नंबर के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा इसका एचसीएफ। तो आप इनका एचसीएफ लेते हो तो एचसीएफ निकलता है 12। ठीक है, एचसीएफ निकाल के देखना 12 निकलता है। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश कैसे मिलेगा? 36 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो 3 रूम्स आ जाएंगे हमारे पास इंग्लिश के लिए। ठीक है, फॉर हिंदी के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास? हिंदी के लिए 60 डिवाइड बाय 12 हो गया है, 5 रूम्स आ जाएंगे। और फॉर साइंस कितना हो जाएगा? 84 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, मतलब 7 रूम्स आ जाएंगे। तो टोटल रूम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? सबको प्लस कर लीजिए, हो जाएगा 15 रूम्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो 15 रूम की हमें रिक्वायरमेंट है। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे एक टैग वर्ड आया है हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ तो चाहिए, लेकिन हम हर रूम में जो होनी चाहिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब नंबर ऑफ टीचर्स होनी चाहिए, दैट शुड बी सेम। तो इसलिए इक्वल नंबर्स के लिए, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से डिवाइड करेंगे हर एक नंबर ऑफ टीचर्स के, सब्जेक्ट्स के टीचर्स को, तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। और एक ग्रुप को एक ही रूम में रखना है, यहाँ पे जैसे इधर पता रखा है। ठीक है, तो उसी से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बाई 52 कार्ड्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले में चाहिए नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन। ये सबसे ज्यादा गलत किया बच्चों ने क्वेश्चन ये वाला, ध्यान से देखिए। रेड कार्ड भाई कितने होते हैं हमारे पास? रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26 और क्वीन होती है 4। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए 4 तो रेड में 2 चलेगी हमारे पास, तो 2 ब्लैक क्वीन आएगी। ठीक है, और 26 रेड कार्ड हो गए, तो टोटल में हो जाएंगे 28। ये 28 आपको नहीं चाहिए, ध्यान से रखिए 28 कार्ड नहीं चाहिए। तो भाई 28 नहीं चाहिए तो पीछे कितना रहेगा? 52 माइनस 28 डिवाइड बाय 52, मतलब 24 बाय 52। 4 के लेफ्ट से काट दिए, 4 6 जा और 4 13 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला आंसर। नेक्स्ट सेकंड में पूछा था नॉन फेस कार्ड। फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं भाई? फेस कार्ड 12 होते हैं, वो नहीं चाहिए आपको, तो पीछे रह गए हैं 40, जो 40 बाय 52 हो जाएगा। अगेन काट लीजिए। ठीक है, 4 के डबल से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 ऑफ डायमंड्स, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है भाई। 10 डायमंड्स नहीं बोला, 10 ऑफ डायमंड्स बोला, मतलब डायमंड का आपको 10 नंबर का कार्ड चाहिए, ये बात है इसकी, मतलब 1 बाई 52 ही होगा। ठीक है, एक ही कार्ड की बात की है। हमेशा अपने आंसर्स को पूरा लिखिए, अपना शॉर्ट मत लिखिए आंसर। कुछ लोग सिर्फ डायरेक्ट अपना पार्ट लिख देते हैं, मेंशन नहीं करते हमने किसकी बात की है। ठीक है, तो ध्यान रखिए भाई इस चीज का, गलती मत करिए इनको सॉल्व करने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आते हैं, तो आपको उनमें गलती नहीं करनी है। अगर एमसीक्यू हो तो कोई मैटर नहीं करता, आपको ऑप्शन से मैटर है खाली, लेकिन ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिए, डायरेक्ट आंसर मत लिखिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी सेक्शन सी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, और सेक्शन डी के 5 मार्कर के क्वेश्चंस को हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट 5 मार्कर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज डिस्टेंस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड्स। इफ इट टेक्स 3 hours मोर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? तो ओरिजिनल स्पीड लेट कर लीजिए, ओरिजिनल स्पीड को आप लेट कर लीजिए, ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। केस 1 में देख लीजिए, हमारे पास जो ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, तो टाइम आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? डिस्टेंस देख लीजिए भाई, यहाँ पे हमारे पास है 63, तो 63 बाई x हो जाएगा। पहले आप मेंशन कर लीजिए भाई, यहाँ पे टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, याद रखिए, इसलिए हमने नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट केस 2 में हमने स्पीड बढ़ा दी है, तो न्यू स्पीड हमारे पास आ रही है, पुरानी स्पीड से 6 ज्यादा है, तो हो जाएगा x + 6 और डिस्टेंस यहाँ पे चेंज है, तो इसलिए टाइम भी चेंज हो जाएगा, t2 रख लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना 72, तो डिवाइड बाय हो जाएगा न्यू स्पीड है x + 6। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है भाई टोटल टाइम की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम मतलब t1 + t2 दोनों की वैल्यू 3 घंटा है, कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 63 + x 72 बाई x + 6 = 3।
ठीक है, कॉमन निकलता है, निकाल लीजिए 63, 9 निकल जाता है दोनों में से, 9 7 63 और 9 8 72 और यहां से 3 3 से कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 और ये आपका जाएगा 7 x प्लस 6 प्लस 8x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे कर लीजिए आप 7x प्लस 7 6 42 प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 7 15x प्लस 42। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 15 3 45x प्लस 126 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको शिफ्टिंग कर दोगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सबको एक साइड ले दोगे, एक्स स्क्वायर ये आप माइनस कर देंगे तो प्लस का वहां जाके माइनस 39x बन जाएगा आपके पास और ये माइनस 126 हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट इसको आप निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 39 का स्क्वायर। मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूं, आपको फॉर्मुला लिखना चाहिए, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, 39 का स्क्वायर करेंगे भैया आपको मिल जाएगा, मैं कर लेता हूं यहाँ पे 8109 39 27 54 1521 आता है, 1521 और इसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 4 6 24 49 9 10 और 504 आ जाएगा। तो भाई इसको आप कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2025 मिल जाता है ये। और आपको याद रखना है 2025 जो होता है वो किसका होता है, वो हमारे पास होता है 45 का। ठीक है, तो माइनस भी मतलब 39 प्लस माइनस रूट 2025 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 39 प्लस माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो प्लस का ही चलेगा, यहाँ पे माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 42 आंसर। तो दैट मीन्स आपका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा मैंने शॉर्ट में कैसे लिखा। ठीक है, एक बार करना चाहते हैं तो मैं करके दिखा सकता हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। एक्स की वैल्यू आती है 39 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 और दूसरी आ जाती है 39 माइनस 45 डिवाइड बाय 2। ये रिजेक्टेड है क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है, सीडी कभी नेगेटिव नहीं होती। इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा ये आ जाएगा प्लस 84 डिवाइड बाय 2 दैट इज 42। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्पीड हो जाएगी, नीचे लिखना मत भूलिएगा, देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ चुका होगा किस तरह से हमने किया। फिर से एक चीज का ध्यान से देखिएगा कि आपको स्पीड प्लस करनी है कि माइनस करनी है। कुछ लोगों ने माइनस की थी तो उसका गलत हो गया था आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ मोर और लेस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सिंपली आपको बोला हुआ है टोटल, लिखा हुआ है टोटल जर्नी। टोटल जर्नी मतलब भाई आपको दोनों टाइम्स को क्या करना है, प्लस करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट 32 का और वाला पार्ट जो कि रिलेट करता है हमारा किससे, हमारा रिलेट करता है एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो और वाले पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, लेट नंबर ऑफ टूरिस्ट, सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट को लेट कर लेते हैं भाई, कितने, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, पार्टी ऑफ टूरिस्ट बुक्ड अ रूम इन अ होटल फॉर ₹1200, 3 ऑफ मेंबर्स फेल्ड टू पे, एज अ रिजल्ट अदर हैज टू पे 20 मोर। तो देख लीजिए हमारे पास 1200 रुपए का हमने क्या किया, 1200 रुपए का एक रूम बुक किया हमने। ठीक है, कितने के लिए, एक्स के लिए। ठीक है, तो केस 1 में हमारे पास कितना देगा, एक्सपेंस पर हेड, एक्सपेंस पर हेड एक बंदे को कितना खर्चा पड़ेगा भाई, सिंपली से आपको 1200 को एक्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये आपका नंबर 1। ठीक है, केस 2 में कहता है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हो गए, नंबर ऑफ टूरिस्ट हो गए हमारे पास भाई 3 कम हो गए, 3 का मतलब x माइनस 3। तो इस बार जो एक्सपेंस होगा 1200 अब कितने बांटेंगे, x माइनस 3 में बांटेंगे। तो अब मुझे खुद बताइए भाई दोनों में से ज्यादा खर्चा कब मिलेगा, जब ज्यादा लोग होंगे तो हर एक में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम हो जाएगा, जब कम लोग होंगे तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोलता है कि दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब कि अगर 3 लोग कम हो जाएं तो हर बंदे को जो पर हेड जो खर्चा आ रहा है, एक्सपेंस पर हेड जो आ रहा है वो 20 रुपए ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोग होने से कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और कम लोग होने से कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1200 रुपए है, अगर आपको 1200 रुपए 12 लोगों में बांटने हैं, ठीक है, तो हर एक को कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब वही 1200 रुपए आपको 15 लोगों को बांटने हैं तो हर एक को कितना मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, जब ज्यादा लोग थे, मतलब जब 1200 को हमने 15 लोगों में बांटा, मतलब ज्यादा लोगों में बांटा, तो हर एक को 80 मिला। जब 1200 को 12 लोगों में बांटा तो आपको कितना मिला, 100 रुपए मिला। ठीक है, तो इससे इस तरह से हम समझते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या आएगा हमारे पास, 1200 डिवाइड बाय x माइनस 3 माइनस 1200 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 20। देख सकते हैं 1200 कॉमन निकलता है, निकाल लीजिए भाई, इजी रहेगा कैलकुलेशन आपके लिए। ठीक है, ये 20 से काट दीजिए हमने। ठीक है, कितना आएगा, 26 60 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या रहेगा,
x इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ आ जाएगा x माइनस थ्री, और यहाँ 60 आ चुका है। यहां से देख लीजिए जो हमारा x है वो कट जाएगा, ठीक है। तो जो पीछे हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास रहेगी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180, ठीक है। अब इसको आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, जैसे मर्जी आपको सॉल्व करना आप सॉल्व कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करता हूं, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस, ठीक है। तो ये 18 4 72 होता है और 3 3 9 होता है, 729 आएगा जो कि हो जाएगा 27 का। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो x की वैल्यू हो चुकी है माइनस बी, तो माइनस माइनस 3 हो गया प्लस 729, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले किसका होता है, ये होता है 27 का। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो जब प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30/2, 15 आ जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करके देख सकते हैं, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, करके दिखा देता हूं आपको। x इक्वल टू 3 माइनस 27 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो माइनस 24/2 आता है, माइनस 12 आता है जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। दैट विल बी आवर आंसर। तो आई होप ये एक्सपेंस वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। नेक्स्ट भाई इसके बाद आता है 33 क्वेश्चन जो कि बीपीटी पे बेस्ड है। बीपीटी आपको प्रूफ करने के बाद एक क्वेश्चन दे रखा था, मैं क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूं। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में एक लाइन जो है उसका नाम है एल एम, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ये एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो इसके मतलब क्या जाएगा, पी एल बाई एल क्यू इज इक्वल टू पी एम बाई एम आर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाई बीपीटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करनी है पी एम की वैल्यू, एम आर की दे रखी है आपको 5.5, ठीक है। और आपको दे रखी है पीएल की वैल्यू 5.7 दे रखी है, और आपको इस पूरे की दे रखी है 15.2 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए सिंपल सा है, पीएल की जगह पीएल की वैल्यू पुट कर लीजिए 5.7। नेक्स्ट एलक्यू की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, टोटल में से 5.7 माइनस कर दे, मतलब 15 माइनस 0.2 में से आप ऊपर वाली माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। पीएम की वैल्यू नहीं पता, इसकी पता है 5.5। कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां की आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो यार अगर अपन 9.5, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान है इसकी कैलकुलेशन, लेकिन पेपर में आपने बहुत मिस्टेक्स कर रखी है, ठीक है, ध्यान रखिए इसका। तो देख लीजिए डेसिमल काटते हैं तो आपको पता ही है, डेसिमल काटोगे तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ऊपर एक डेसिमल आ जाएगा 10, ये कट चुका है, ठीक है। आप अगर काट दो 19 का टेबल पढ़िए, जिस मर्जी का टेबल पढ़िए, आप काटिए 19 5 19 3 ठीक है, और ये 5 के टेबल से काटिए 11 आएगा। तो 33 डिवाइड बाय 10 आता है, दैट इज योर 3.3। तो पीएम के लिए 3.3 सेंटीमीटर आ जाती है। देखिए कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हमेशा याद रखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कुछ लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उससे काफी दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो भी आप कर सकते हैं, दोनों को 5 के टेबल से काटिए, फिर जो उसमें आंसर आ रहा है उसको 33 से 57 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास 33 का और वाला पार्ट है। और वाला पार्ट जो हमारे पास जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्वेश्चन है, वो आपको मैं करके दिखा देता हूं अभी। ओके, तो 33 का और वाला पार्ट कर रहा हूं। यहां पे देख लीजिए हमारे पास क्या कहते हैं, दो ट्राइंगल्स रखे हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है पी क्यू आर। दोनों में मीडियंस रखे हमें। मीडियंस कौन सा है हमारे पास, एडी है, और इसका जो मीडियम है वो है पीएम। मीडियंस का मतलब आप जानते हैं, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो गिवन सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए गिवन में क्या कहता है, पहले वाले ट्राइंगल की ए बी, ए सी और मीडियन एडी, ठीक है, जो वो है प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू, पी आर और पी एम के, ठीक है। मीडियन हमारे पास क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी है, और क्या गिवन है हमारे पास, क्यू एम इक्वल टू एम आर। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमारे पास ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन करनी है, ध्यान रखिए भाई, हमें दे रखा है ए बी, ध्यान से देख लीजिए, ए बी और ए सी। जब भी आपको ए बी और ए सी दे रखा है, देखो ए बी और ए सी दे रखा है, ये वाली फिगर बन रही है, हट बन रही है। हट जब भी बने याद रखिए वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर इसकी बजाय ए बी और बी सी दे रखी थी, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे हट नहीं बन रहा है, ऐसे आना चाहिए, तो ही हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता, नहीं तो नहीं होता। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे, एडी को एक्सटेंड करूंगा मैं, ठीक है। कितना एक्सटेंड करूंगा भाई, एडी को एक्सटेंड करूंगा मैं ई तक, सच दैट जो एडी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, एडी की वैल्यू जो है वो डीई के इक्वल हो जाए, उसका ज्वाइन कर दूंगा। तो सिंपल लिखता हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में करता हूं, एक्सटेंड करूंगा
AD to point E such that AD is equals to DE हो जाए, ठीक है। और क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं PM टू पॉइंट N सच दैट PM इक्वल्स टू MN हो जाए, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसा करते ही हमारे पास ये बन चुके हैं दो क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्या बन चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। और क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया मैंने BE, EC, QN और NR को, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा प्रूफ में, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज ABEC एंड ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, PQNR आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। नाउ ध्यान से देख लीजिए, AB बाय PQ इक्वल्स टू AD बाय PR इक्वल्स टू AC बाय, या पहले AC लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, AC बाय PR और AD बाय PM, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूं ये जो ABE है और PQN है, इनको सिमिलर प्रूव करना। तो देखिए इसमें AB और PQ तो आ रहा है, नेक्स्ट AC नहीं आ रहा, तो AC को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं BE में, और PR को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं QN में। तो क्या लिखूंगा, AB अपॉन PQ, और AC को कन्वर्ट कर रहा हूं BE में, Q कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे भाई ये वाला ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, तो PR की जगह लिख रहा हूं मैं QN, ठीक है। मुझे AD नहीं चाहिए, मुझे AD का डबल चाहिए, तो क्या आएगा 2AD अपॉन 2PM। यहां पे लिखता हूं बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए हो रहा है। तो AC इक्वल टू BE है और QN इक्वल टू PR है, तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, बन चुका है AB बाय PQ इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय QN इक्वल टू डबल ऑफ AD, AE बन चुका है, और PM का डबल PN बन चुका है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQN के, कैसे हो गया, बाय SS हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2 कैसे हो चुका है, बाय CPST, ठीक है। सिमिलरली वही हमारे पास क्या रहेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये आपका एंगल 3, ये आपका एंगल 4, ठीक है। ये भी कैसे होगा, बाय CPST हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल जो इसका नाम है PQR, ध्यान से देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्या है हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AC अपॉन PR हो जाएगा, कैसे हो गया, गिवन हो गया। और अगर 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो उनको जो ऐड करके आएगा वो भी बराबर आएगा। एंगल BAC जो होगा वो एंगल QPR क्या चुका है, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो चुका है हमारे पास। आप चाहे तो इसको इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल PQR के, लेकिन कैसे हो चुका है, बाय SAS। और आगे सिमिलैरिटी भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। वो हेंस प्रूव हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, मेन हमने करा क्या है इस क्वेश्चन में, हट जब भी दिखे तभी कंस्ट्रक्शन करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, AD को एक्सटेंड किया E तक, PM को भी एक्सटेंड किया N तक, सच दैट PM इक्वल टू MN हो जाए और AD इक्वल टू DE हो जाए। अब ये जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो बनता है पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को ABE को PQN के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए मैंने पहले गिवन का यूज किया। गिवन का क्या क्या पार्ट हमारा यहाँ पे यूज हो सकता था, AB और PQ, उसके अलावा तो कुछ नहीं यूज हो सकता। AC को मैंने कन्वर्ट कर दिया BE में और PR को कन्वर्ट कर दिया QN में। AD मुझे नहीं चाहिए, मुझे AD का डबल चाहिए, तो मैंने तभी 2 2 लिखा ऊपर, ठीक है। ऐसा करने से ये दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल एफ से क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CPST। सिमिलरली आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं, तो उसमें AB और PQ और AC और PR तो ऑलरेडी हमारे पास प्रोपोर्शनल दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 1 और 3 को ऐड करके जो आएगा वो बनेगा BAC, और एंगल 2 और एंगल 4 को जो ऐड करके आएगा वो बनेगा QPR, ठीक है। तो इस तरह से हमारा SCS से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो हमारा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता है CI की कॉलम बनती है तो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350। नेक्स्ट FI आपको दे रखा है ऑलरेडी से,
ठीक है। तो fi से पहले हम लोग xi निकालते हैं, तो xi इसका आ जाएगा 125, ठीक है, 50-50 का गैप है, 175, 225, 275 और 325 आ जाएगा। नेक्स्ट fi हमें दे रखा है ऑलरेडी, कितना है 4, देन x, देन 12, देन y, देन 2। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है पहले से, कितनी है हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा, ये कितना रहेगा 12, 4, 16, 2, 18, 18 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहां से रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। ध्यान रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वाली। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 4 100, 500 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 175x, नेक्स्ट 225 इंटू 12 करोगे आपको मिलेगा 2700, नेक्स्ट 275 हो जाएगा y, नेक्स्ट 325 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 50, 650 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें समीशन fi xi अब करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये हमारे पास 3850, ठीक है, प्लस 175 x प्लस 275 y। नेक्स्ट मीन का फॉर्मूला आपको याद ही है, समीशन fi xi डिवाइड बाय समीशन fi, ठीक है। आपको ऑलरेडी x बार की वैल्यू दे रखी है, कितनी हमारे पास x बार की वैल्यू, ये हमारे पास 211, ठीक है। fi xi आपके पास है 3850 प्लस 175x प्लस 275y और होल डिवाइड आएगा आपके पास fi जो कि हमारे पास 25, 25 को वहां ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3850 प्लस 175x प्लस 275y, ठीक है। तो आप इसको 211 को जब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिल जाएगा 5275, 3850 वहां जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 175x, y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 7 माइनस x आएगी, ठीक है। इसको आप माइनस कर लीजिए, 5275 को आप माइनस कर दीजिए 3850 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1425 याद रखो 175x, और यहां से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 275 इंटू एक्स 7 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1925, ठीक है, और माइनस 275x, ये 1925 वहां जाके फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से आ सकता है 500, ठीक है, और यहां से भी आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 100, ठीक है। तो दोनों साइड का आपका माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ चुकी है 5, जैसे x की वैल्यू 5 आ चुकी है y की वैल्यू आपकी 2 मिल जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए मैंने कैसे किया, इस y की वैल्यू मैंने यहां से ली है पुट की है, ठीक है, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, यूजिंग 1, ठीक है। नहीं तो आप x प्लस वाई की इक्वेशन निकाल के, कुछ लोग क्या करते हैं इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई की, और फिर देन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहे आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, आप चाहे तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी सेकंड इक्वेशन बना के, मतलब यहां तक पूरा आपने सॉल्व किया, जैसे इसका जो भी आंसर है आपका आपके बनेगा, आप ये कर सकते हैं 175x प्लस 275y इक्वल टू 1425, उसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाइए, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। क्यूबिकल ब्लॉक है जो सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर है, तो उसकी काफी सारी फिगर्स मैंने आपको बता रखी है। एक फिगर ये बनती है, एक इस तरह से बनती है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर आपको हेमिस्फेरिकल रखना है, उसका टॉप व्यू नहीं भूलिएगा, टॉप व्यू इसका इस तरह से दिखता है मेरे पास, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने सिंपल सा बताया था चींटी कहां कहां चल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो शेप्स हैं वो है आपके पास एक क्यूब और एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब चींटी याद रखिए कहां कहां चल सकती है भाई, 5 फेसेस को अगर निशानी है तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से याद रखिए, ठीक है। एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। फिर से बता रहा हूं कैसे किया हमने, ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं चींटी कहां कहां चल सकती है भाई, 5 फेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक फिगर से समझाया था, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। 5 फेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, ठीक है। जो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है वहां भी समझाया, देख लीजिए, ये हमारे पास इसके ऊपर बना हुआ है, तो 5 फेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो ये 5 फेसेस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चींटी को अगर यहां से यहां जाना है तो वो इसके ऊपर चढ़ के जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके पे खाली कुछ जगह भी बची हुई है, खाली जगह कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर जो छठा फेस है उसका एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारे पास आता है 5l स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, क्योंकि साइड हमने एल रखी है, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल सिंपल अच्छा आंसर है 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आंसर आपके पास आता है। एल की वैल्यू 7 है तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस ध्यान रखिए 7/2 है, तो 7 7 कट गया, ठीक है। तो ये आपके पास आता है 77/2। तो 6 इंटू 49 प्लस 77/2, ठीक है। ये आपका 294 आता है, ये आपका 38.5 आता है, ठीक है। आप प्लस कर लेंगे इसको भाई, तो आपका 332.5 आ जाएगा आंसर। दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिए और याद रखिए हमारे पास जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू साइड के बराबर आएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिए डायमीटर 7 बनेगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा 7/2, ठीक है। इसमें गलतियां नहीं करिएगा, मैं काफी देख रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में आपने 7 की जगह 7 ही लिख दिया, ठीक है बच्चों ने, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और सेक्शन डी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन इस वीडियो की और इस पेपर की भी, दैट इज अ केस स्टडी। उसमें 3 केस स्टडीज है, तीनों को अब देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई यानी कि केस स्टडी। तो यहां पे सबसे पहली जो केस स्टडी है वो आपकी रिलेट करती है एपी से। क्या कहता है हमारे पास, मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हाउस। उसमें एक एपी दे रखी है, एपी बता देता हूं मैं आपको। टॉप लेयर में 3 जार्स है, उसके बाद हमारे पास 6 जार्स है। तो एपी बन चुकी है 3, 6, 9, 12 इस तरह से बन चुकी है। सबसे पहले कहता है एपी लिखिए, तो फर्स्ट पार्ट में आपने एपी लिख दी और इसका डी बताइए। तो डी देख लीजिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 3 का है। सेकंड में कहता है कि आपको चेक करना है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूस। तो क्या 34 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं 3 का मल्टीपल, मतलब 3 का टेबल चल रहा है, 34 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो नहीं होगा, बट आपको उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए एन को 34 लेके कर लेते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 34। तो यहां से रहेगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 34। ये 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 31। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 3। इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आंसर आता है, ये आ जाएगा 10.33। तो n की वैल्यू आ रही है 11.33, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पे आएगा नो, ठीक है। 39 क्या होगा, 34 डू नॉट बिलोंग्स टू गिवन एपी, ठीक है। अगर कोई भी टर्म जो है वो एपी को बिलोंग कर रही है तो उसका एक एन होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। ओके, इसी के साथ हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए थर्ड पार्ट में हमारे पास कहता है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n एंड फाइंड S8। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको कहता है कि आपको Sn निकालना है, उसके बाद n की वैल्यू 8 पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे आपको n की जगह n ही रखना है, a की जगह आएगा 3 और d की जगह आएगा आपके पास अगेन 3। तो देख लीजिए 2 3 6 हो चुका है, 6 प्लस 3 n माइनस 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं n/2, 6 में से 3 गया, 3 प्लस 3 n आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है आपको S8 की वैल्यू चाहिए, तो जहां n लिखा है वहां पे 8 8 पुट कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना 4, और यहां हो जाएगा 3 प्लस 3 8 24, 24 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे 27 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 2 8 9 10 108 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी का और वाला पार्ट में कहता है हमारे पास कि अगर हर एक, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते आप, ध्यान से इसको, इफ शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, मतलब हर एक में 3 3 प्लस कर दिया। देख लीजिए हर एक में 3 3 प्लस कर दिया, तो न्यू एपी क्या जाएगी, न्यू एपी भाई इसमें 3 प्लस कर दो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, 3 प्लस किया 9 आएगा, नेक्स्ट प्लस कर दो कितना आएगा 12 आ जाएगा, नेक्स्ट प्लस किया 12 15 हो जाएगा, नेक्स्ट प्लस किया 18 हो जाएगा। तो डी अभी भी 6 आ रहा है। इस एपी में बोलता है अब आपको बताना है कि फिफ्थ लेयर में कितने होंगे। तो A5 में आपके पास सिंपल हो जाएगा, a प्लस 4d आपको दिख भी रहा है कितना आ रहा है, सीधा 18 आंसर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें D6 नहीं होगा। D6 क्यों नहीं होगा, D सेम ही रहेगा क्योंकि आपने हर एक में ऐड किया है। मान लीजिए आप सिर्फ इसमें ऐड करते, या सिर्फ इसमें ऐड करते तो ही आपका D चेंज होता। यहां पे D नहीं चेंज होगा क्योंकि आप हर टर्म को 3 3 से बढ़ा रहे हो, तो आपका D सेम ही रहेगा। D पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी, उसमें a प्लस 4d तो लगा रहे हो लेकिन a चेंज हो चुका है, d की वैल्यू अभी 3 है। पुट करके भी निकाल सकते हो आप, सीधा भी निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये केस स्टडी 36 आपको क्लियर होगी, दैट इज बेस्ड ऑन एपी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, केस स्टडी नंबर 37, और जो कि बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे।
चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की बात कर लेते हैं। केस स्टडी नंबर 37, एक फुटबॉल फील्ड की आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमसे पूछता है, एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर फॉरवर्ड फॉर्म द पैरेललोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने कंसेप्ट क्रक्स ध्यान से नहीं किया है, ध्यान रखिए कंसेप्ट क्रक्स से ही आप निकाल सकते हैं इसको। ये 1 2 दे रखा है, ये 4 3 दे रखा है, ठीक है, और ये रखा 6 6। आपको फाइंड करना है x, y, मतलब d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, और d आपका जो है वो है सेंट्रल मिडफील्डर। याद रखिए पैरेललोग्राम की जब भी आपको कोई वर्टेक्स निकालनी है तो याद रखिए इसके लिए आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बीच वाला निकाल लेना है यहां से, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, टेक ओ एज मिड पॉइंट, ओ एज मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले एसी की मदद से मैं मिड पॉइंट निकाल लूंगा। क्यों मैं एसी को ही क्यों लूंगा, क्योंकि ए और सी दोनों की मेरे को वैल्यू पता है। तो ओ की वैल्यू देखो अब हमारे पास क्या आती है, ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मुला पढ़ा हुआ है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 8/2 हो जाएगा। ये कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन O इज मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से देख लीजिए O किसका मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से लगाइए फॉर्मूला भाई, O क्या हो जाएगा x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 और हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या हो गया, ये भी भाई O का x कोऑर्डिनेट है, ये भी और x कोऑर्डिनेट, तो क्या आएगा 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल। तो यहां से देख सकते हो x की वैल्यू आ चुकी है 3, और यहां से देखिए y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, तो 8/2 इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 अगेन कैंसिल, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ चुकी है 5। तो देयरफॉर d इज 3,5। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। काफी लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिस्टेंस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं, बट उसमें काफी ज्यादा आपको टाइम लगता है। तो याद रखिए एक सिंपल सा टैग वर्ड है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां लगाना है, जहां पे भी आपको वर्ड्स बाइसेक्ट दिखे, पैरेललोग्राम दिखे। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है, चेक वेदर गोलकीपर, स्वीपर एंड विंग बैक फॉल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो जी हमारे पास कितना दे रखा है, जी दे रखा है आपको -3,5, आपको दे रखा है नेक्स्ट h 3,1 और दे रखा है विंग बैक जो कि है k से डिनोट किया हुआ है। हमें चेक करना है क्या ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं कि नहीं करते। स्ट्रेट लाइन में फॉलो करने के लिए आपको बताना है क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है, आपको ये चीज बताना है क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे, GH निकालोगे, HK निकालोगे और GK निकालोगे। अगर किन्हीं दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ जाती है तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन में फॉल। तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले GH निकालना है। GH निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करिए, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं। तो जगह 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, तो 3 3 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा करके देख लीजिए, सॉरी 336 होता है, मैंने गलत लिख दिया, 36 आएगा ये हमारे पास। और ये 1 - 5 -4 का स्क्वायर करोगे 16 देखने को मिलेगा, तो √52 आ गया। √52 आपको पता होना चाहिए √2 √13 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट HK निकालना है आपको, तो HK देख लीजिए, HK क्या आएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो √13 आ जाएगा आपके पास HK की वैल्यू। GH निकाल लिया, HK निकाल लिया, अब GK निकालेंगे हम लोग। तो GK निकालने के लिए हमें फिर से 0 - एक फॉर्मूले का और इसका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 3 - 5, ठीक है। तो अगेन देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा, √13 आ रहा है। तो वो लिखूंगा सिंस HK + GK = GH, दिस इंप्लाइज G, H, K आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। कॉलिनियर का कंसेप्ट लगाया भाई, ध्यान रखिए 52 में से कुछ परफेक्ट पार्ट निकलता है। तो परफेक्ट पार्ट क्या निकलता है आपके, इसको फैक्टराइज करोगे आपको मिलेगा 2 × 2 × 13, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 √13। तो इसलिए हमारे पास ये 2 √13 आया, ये √13, ये √13, इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास तीनों पॉइंट जो होंगे वो कॉलिनियर बनेंगे, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं।
तो सेकंड के और वाले पार्ट की बात कर लेता हूं मैं। तो यहां पे हमें क्या गया, चेक वेदर फुल बैक, मतलब जे के कोऑर्डिनेट्स रखिए 5-3 और सेंटर बैक आई जो कि है -4,6 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड, और सी पॉइंट रखा है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ आई जे। तो हमें बताना है क्या ये जो हमारे पास सी जो है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ आई जे है कि नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ आई जे है कि नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए, हम सिंपल क्या करेंगे, आई जे का मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे सी के साथ, अगर वो आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ आई जे, मिड पॉइंट ऑफ आई जे क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमारे पास दिख रहा है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से लिखा -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1/2 एंड 3/2, विच इज नॉट इक्वल टू सी, विच इज नॉट इक्वल टू सी। तो दिस इंप्लाइज सी इज नॉट मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला भाई क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो याद रखिए, क्योंकि हमारे पास जो जे और आई का मिड पॉइंट आ रहा है वो 1,2 और 3,2 के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, और सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ और है, इसलिए सी इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। तो अगर इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 नहीं आते तो हम सी को जो है मिड पॉइंट डिक्लेयर कर देते। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देख लीजिए भाई, थर्ड वाला इसका पार्ट जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहता है, इफ द डिफेंसिव मिडफील्डर ए की वैल्यू हमारे पास 1,4 है और अटैकिंग मिडफील्डर बी है, उसकी कोऑर्डिनेट्स 2,-3 है, और स्ट्राइकर की है ए, बी, और हमें बता रखा है ये तीनों स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ई। ध्यान से देख लीजिए, ये तीनों हमारे स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो देख लीजिए, जो ई बी है वो इक्विडिस्टेंट है, कहां से, ए और ई से, और क्योंकि यहां पे इक्विडिस्टेंस का है और ये सेम स्ट्रेट लाइन पे करते हैं तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो इसकी फिगर ऐसे ही बनती। ध्यान से देख लीजिए, इसकी फिगर ऐसे बनानी है अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, सिर्फ इक्विडिस्टेंस वर्ड लिखा होता तो ये फिगर बनती। क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस के साथ साथ, ध्यान से देख लीजिए, इक्विडिस्टेंस के साथ साथ हमें ये भी बता रखा है कि ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, इसलिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1,4 है, इसका ए, बी है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 2,-3। तो लिखूंगा सिंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा, ए ई। तो दिस इंप्लाइज बी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग वही यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो एक 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, और क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यह डाला नंबर 1। ऑल्सो बी की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 2,-3 है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं यहां से हो जाएगा 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से ए की वैल्यू देख लीजिए आप, सीधा 2 टू द 4 3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, ऐसे मत करिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो बी की वैल्यू देख सकते हैं 2 3 -6 -4 -10 हो जाएगी। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट ई है वो बन जाएगा 3, -10। आई होप ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला का जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपको क्लियर हो चुका होगा। किस तरह अप्लाई किया फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इक्विडिस्टेंस वर्ड लगा होता तो मैं ये फिगर बनाता, लेकिन यहाँ पे इक्विडिस्टेंस के साथ बता रखा है तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। नहीं तो मैं सिर्फ यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता, जैसे कि आप लिखते हो ए बी इक्वल टू बी ई करके। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया, उससे भी कर सकते हैं हम, बट उससे काफी टाइम लगेगा आपको। इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो आई होप ये केस स्टडी नंबर 37 आपको क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी इस पेपर की, जो कि रिलेट करती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 38, लास्ट केस स्टडी। फिगर ऑलरेडी गिवन है तो मैं पूरी की पूरी फिगर यहां पे नहीं बनाने वाला, जितनी बनानी है हम उसी देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट ए। तो देख लीजिए, ए काइट की बात कर लूं, पहले मैं उसकी फिगर बना लेता हूं। तो एक ये ऑब्जर्वर जो है वो ओ पे खड़ा है, ठीक है, और इसकी आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हमें पता है क्या, एंगल पता है, ये 60 और ये 40 है। ठीक है, हमें चाहिए भाई इसकी स्ट्रिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, काइट अगर यहां पे है तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो बनेगी ओ ए, ये होगी इसकी स्ट्रिंग। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेनस निकालनी है। तो आई विल यूज इन राइट ट्राइंगल एपीओ, मैं साइन का ही यूज करूंगा क्योंकि पी बाई एच साइन देता है। तो क्या आएगा, एपी डिवाइडेड बाई ओ ए। साइन 60 आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एपी की वैल्यू 40 है, डिवाइडेड बाई ओ ए हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग करके आप देख सकते हैं, तो ओ ए आ जाएगा 40 × 2 डिवाइडेड बाई √3, तो 80/√3 आता है। रैशनलाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना है नहीं करिए इसको।
तो आपका यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं आप इसको। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें पूछा था जो ए काइट उड़ रही है उसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग बनेगी ओ ए, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर मालूम था, इसलिए हमने पी और एच का रिलेशन यूज किया जो कि साइन देता है। तो अगेन आपको एंगल टेबल आना चाहिए और आपको न्यूमेरिक भी याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट सी, तो देख लीजिए सबसे पहले काइट सी बना लेते हैं यहां पे, ऑब्जर्वर ओ पे है हमेशा की तरह, ठीक है। एंगल मत गलत करिएगा। देखिए जो सी काइट है, ठीक है, सी काइट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 बन रहा है, इसलिए बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ठीक है। और ये इसकी हाइट जो है वो सी आर बन रही है, ठीक है। अब आपको यहां पे बोला हुआ है इसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो कौन सी होगी, काइट ही है तो स्ट्रिंग होगी ओसी। ओसी की वैल्यू आपको दे रखी 40, तो हमें बतानी इसकी हाइट 40 मीटर दे के आपको बतानी हाइट। अगेन एच पता है, पी चाहिए, तो रिलेशन फिर से लगेगा साइन का, इन राइट ट्राइंगल सी आर ओ। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको 3 ही रेशो यूज करनी है, साइन कॉस और टैन, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। तो साइन का यूज करेंगे, एंगल आएगा 30, साइन 30 इज टू सी आर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बे सॉरी हाइपोटेनस, तो सी हो जाएगा। सी आर की वैल्यू आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू 40 पता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 40/2 इक्वल टू सी आर, यानी कि सी आर की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी। मतलब कि जो काइट की हाइट है वो 20 मीटर हो जाएगी। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ इसके। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करता है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड काइट बी। तो इसके लिए आपको फिगर बनानी पड़ेगी। ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, काइट बी ये रही, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है और इसकी हाइट बी क्यू है। और काइट ए जो कि ये है, ठीक है, इसकी हाइट हमारे पास 40 मीटर रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, और ये आपका 60 आ रहा है, ठीक है। और बी क्यू की अभी आपको 40 रखी है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए और बी का काइट जो है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब आपको ये फाइंड करना है, क्यू पी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, देख लीजिए सिंपल सी बात है, मैं किसका यूज करूंगा, ओ क्यू और ओपी दोनों को निकाल के प्लस कर दूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ओ क्यू और ओपी निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सबसे पहले देख लीजिए ओ क्यू निकालता हूं, इन राइट ट्राइंगल बी क्यू ओ, टैन का यूज करूंगा, टैन 45 इज टू बी क्यू अपॉन ओ क्यू। और जैसा कि आप जानते हैं टैन 45 1 होता है, तो हमारे पास यहां से ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। और इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में भी मैं टैन का यूज करूंगा, एंगल 60 है, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, एपी डिवाइडेड बाय ओपी। एपी की वैल्यू 40, ओपी नहीं पता, टैन 60 होता है √3, तो ओपी आ जाएगा आपके पास 40/√3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना चाहिए या इसको रैशनलाइज करना चाहिए आप कर सकते हैं, 40√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, रैशनलाइज करके। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड बी, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो मतलब ये इसकी चाहिए, तो क्या रहेगा हमारे पास क्यू ओ प्लस ओपी, तो हमारे पास रहेगा 40 + 40√3 डिवाइडेड बाय 3। तो आप 40 कॉमन निकाल सकते हैं, सिंपली आपको दिख रहा है 1 + √3 डिवाइडेड बाय 3 बनता है। आगे इसको करना है, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना मत करिए, इसको इतना छोड़ दीजिए। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सी बात थी, काइट जो बी है और काइट ए है उनका ग्राउंड वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा हुआ है, यहां से नहीं पूछा है, अगर टॉप से पूछा होता तो स्पेशली मेंशन किया होता, ठीक है। चलिए फिर इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं अभी। ओके, इसके और वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास, किसका, एक टॉवर का। इफ द डिप्रेशन ऑफ काइट ए फ्रॉम द कैमरा एट डी, तो देख लीजिए यहां पे फिगर में ही दे रखा है हमारे पास एक कैमरा है जो डी पे लगा है, ठीक है, और ये एस है, काइट ए यहां कहीं है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन भाई हमेशा बताया हॉरिजन के साथ बनता है, ये आपको दे रखा है कितना 30, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कैमरा की हाइट कितनी है। अगर आपको ए और डी के बीच का डिस्टेंस जो है 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, तो कैमरा बताना, भाई कैमरा डी पे है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता रखी है यहाँ पे, ये 40 मीटर है, फिगर में आपको ऑलरेडी रखा है, ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये एस तक पहुंच गया, तो मैं टी रख लेता हूं उसको। आपको डीएस की वैल्यू चाहिए, तो डीएस की वैल्यू निकालने के लिए आपको डीटी प्लस टीएस चाहिए, तो हम लोग निकालेंगे डीटी। डीटी देखिए इस ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे, हमें चाहिए डीटी जो कि है परपेंडिकुलर और हमें पता है हाइपोटेनस, तो अगेन मैं साइन का यूज करूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, इन राइट ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा डी टी ए। तो डी टी ए में देख लीजिए हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल डी टी ए में हमारे पास आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय डी ए। साइन 30 1/2 होता है, डी टी की वैल्यू आपको नहीं पता, डी ए की वैल्यू 60 है,
तो ये आ जाएगा 60/2 इक्वल टू dt, तो यहां से dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ कैमरा, कैमरा की हाइट भाई ग्राउंड से चाहिए, तो हाइट ऑफ कैमरा हो जाएगी dt प्लस ts, ठीक है, जो कि हो जाएगा 30 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। तो 70 मीटर रहेगी कैमरा की हाइट। इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 38 का भी सॉल्यूशन आपने देख लिया है। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि जरूर से हम प्लान करेंगे कि जो लाइव क्लासेस रहेगी आपकी फेब के स्टार्टिंग मंथ में, ठीक है, बिफोर योर एग्जाम, तो उसमें हम लोग वो वाला टॉपिक जरूर कवर करेंगे अपनी लाइव क्लास में। ठीक है, तो जरूर से अपना टॉपिक मेंशन कर दीजिए। और इस प्री बोर्ड 3 का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 का अगर पेपर चाहिए तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसके सॉल्यूशंस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, जो कि मैंने प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 लास्ट ईयर का भी डाला है, वो भी आपको चैनल की पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिले। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी वीडियोस आने वाली है। और जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इससे कितनी हेल्प मिल रही है और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।